गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वांगचुन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज शाम 7 बजे मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ जुड़ूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ आऊँ, जो कि मैं कल भी आई थी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आई थी और मैं चली गई थी बिकॉज़ मेरा बस ऐसे ही मन था देखने का, फर्स्ट टाइम ट्राई करने का कि लाइव कैसे आते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर किसी से बातचीत नहीं हुई थी सिवाय नेहा के, और एक BL करके किसी के किसी का नाम था इंस्टाग्राम पे, उनसे बात हुई थी और वो भी जस्ट हेलो कह के मैं चली गई थी। तो आई होप मैं आज 7 बजे कोशिश करूँगी कि शाम को आऊँ। आप में से जो फ्री होगा और जो मुझसे मिलना चाहता है वो शाम के 7 बजे मुझसे मिल सकता है, रूबरू हो सकता है, कोई बातचीत करनी हो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए ही आऊँगी और फिर मैं चली जाऊँगी बिकॉज़ फिर मेरी फैमिली टाइम भी होता है, क्योंकि रात में हम सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ के डिनर करते हैं, मैच देखते हैं। आजकल मैच चल रहा है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की स्टोरी लाइन को हम शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही होगी गाइस। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें जिनको मेरी स्टोरी लाइन सुनना पसंद है, और जिनको नहीं पसंद है वो स्किप करते जाएं, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। फू याओ जो था वो बहुत ही कमीना किस्म के इंसान होता है। जिस थाली में खाता है उसमें छेद कर रहा होता है। एक्चुअली क्या था ना, फू याओ जब बचपन में अनाथ था, फू याओ मतलब आगे चल के जो जिन ग्वांग्याओ बनेगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फू याओ जब बचपन में अनाथ था तो उसने अनाथालय में एक चीज़ सीखी थी कि दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, दूसरों से जो दूसरों के पास सारी चीज़ें हैं ना उन्हें छीन कर आगे बढ़ो। जबकि ये ह्यूमन नेचर नहीं होता, लेकिन उसने एक चीज़ देखी थी कि सर्वाइवल सब कुछ होता है। जब तक आप दूसरों को पीछे नहीं छोड़ोगे, आप रेस में आगे नहीं निकलोगे, आप अपने लिए कुछ नहीं कमा पाओगे। तो उसका एक नेचर बन गया था। और जब भी वो वी वुजियान को इतना ब्लेस्ड देखता था, जिसके पास माता पिता हैं, जो कि फू याओ के पास नहीं थे, हालांकि उसकी मदर ने उसका बहुत ख्याल रखा था, उसका बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, चाहे वो अडॉप्टिव मदर थी, लेकिन फू याओ उसके लिए जान था। जो मिंग फेंगशी थी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने बेटे से, लेकिन फू याओ जो था उसका पेट इतने में नहीं भरता था। उसे अक्सर वी वुजियान से जलन होती थी, और इसके चलते ही ये इतना बड़ा ट्रैप वी वुजियान सेक्ट के लिए खड़ा कर देता है। जिस थाली में उसने खाया उसमें छेद करने को भी वो तैयार था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान की साठ शक्ति आती है, या फिर जब इंसान का बहुत बुरा वक्त आ रहा होता है ना, तो उसको अपने आसपास कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता। वो पॉजिटिव चीज़ देखना भी नहीं चाहता और वो अपनी गलतियां भी नहीं देखना चाहता। तो सेम फू याओ के साथ था। फू याओ अपनी करनी को नहीं देख पा रहा था, अपने कर्मों को नहीं देख पा रहा था। वो बस रिवेंज लेना चाहता था, और ऐसी चीज़ का रिवेंज जिसका कोई तुक नहीं बनता था। वो क्या करता है, वो सूशे को डेडली बीस्ट्स के पास भेजता है, और डेडली बीस्ट इतने भयंकर थे। सूशे जब उनके पास जाता है तो वो डेडली बीस्ट बहुत चालाक किस्म के लोग थे। वो सूशे की कही हुई सारी बात सुनते हैं, और सूशे वहाँ जाने के बाद भाप गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला। वो मन ही मन कर्ज करता है कि फू याओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिंग फू याओ, तुमने मुझे अस्कबान जैसी जेल से निकाला ताकि तुम यहाँ मुझे मौत के मुंह में ढकेल सको। वहाँ पर वो जब बात करता है उस इंसान से जो डेडली बीस्ट था, वो बताता है कि उसे बी सेक्ट को पूरा तबाह करना है, लेकिन वो समझ गया था ये लोग यहाँ से उसे जाने नहीं देंगे, जिस तरह का उसका ऑरा था। तो वो जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है सूशे, तो सूशे समझ गया था अब उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। तो वो वहाँ पर डेडली बीस्ट की आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है, मुझे एक और चीज़ चाहिए। मैं आपको नया शिकार वी सेक्ट, चेरी ब्लॉसम सेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मिंग प्लैनेट भी पूरा तबाह चाहिए। आप आज मुझे मार सकते हैं, मैं बहुत बलवान सेनापति रह चुका हूँ वी चेरी ब्लॉसम सेक्ट का, मेरी शक्तियाँ आपके लिए असीम होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ जब आप मुझे बीस्ट में कन्वर्ट कर दें तो उसके बाद आप मिंग सेक्ट को भी पूरी तरह से तबाह कर दें। क्योंकि वो मन में सोचता है, फू याओ, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हारे सेक्ट को भी साथ लेके डूबूंगा, और याद रखना अगर मुझे कुछ होगा तो तुम भी बच नहीं पाओगे। यहाँ पे वो डेडली बीस्ट हंसता है जो डिमांड सूशे ने उसके सामने रखी थी, और वो कहता है, तुम इतने कैपेबल हो जो मेरे सामने डिमांड रख सको, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी ये डिमांड ज़रूर पूरी करूँगा। क्योंकि अगर मिंग सेक्ट में इतनी औकात है जो तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, उस प्लेनेट में कुछ तो बात होगी।
बहुत चालाक और बुद्धिमान लोग होंगे वहाँ पे, जो तुम जैसे बड़े सेनापति को यहाँ भेजा है, लेकिन हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं। तुम 2 मिनट हमारी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाओगे। यह सूशे जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो वो जो डेडली बीस्ट था वो 1 मिनट में अपनी चुटकी बजाकर उस इंसान को ज़मीन पे बहुत बड़ी मकड़ी के जालों के थ्रू पकड़वा देता है, और वो डेडली बीस्ट उसके आसपास बर्फ़ का चारों तरफ एक पूरी की पूरी दीवार रच देता है। और उसके बाद यहाँ पर ठंड से यहाँ पर सूशे जो था उसकी बहुत बुरी तरह से हालत हो जाती है, और उसके बाद वो तड़प के ठंड की वजह से मरता है। उसके शरीर का एक एक खून का कतरा जो था वहाँ पर ठंड में जम जाता है, और सूशे की आवाज़ भी नहीं निकल पाती। पहले तो वो बहुत चिल्लाता है कि वो लोगों से हेल्प मांगे, लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, पर दूर दूर तक उसे सुनने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि डेडली बीस्ट ने सबको वहाँ पर अपने जैसा ही बना डाला था। वहाँ पर सारे लोग जो ऑलमोस्ट थे वो सारे के सारे कॉप्स बन चुके थे, और कॉप्स में सिर्फ अपने जो उनके हुक्मरान होते हैं या फिर कहें जो उनके कंट्रोलर होते हैं, सिर्फ उनकी बात वो सुनते हैं। वो अपने आका के अलावा किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे, और डेडली बीस्ट ही उन्हें कंट्रोल करते थे। यह बहुत भयानक तरीके से मौत दी जाती है सूशे को, और सूशे का एक एक खून का जो कतरा था वो जम गया था, जिसकी वजह से कुछ देरों बाद, कुछ घंटों बाद उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, और उसके बाद वो वहीं के वहीं बर्फ़ में मर जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो मर जाता है, उसकी जो शरीर था वो कॉप्स में यानी कि लाश में बदलता है। उसके बाद चुटकी बजाते ही वो डेडली बीस्ट उस इंसान को एक लाइव कॉप्स में तब्दील करता है, और वो लाइव कॉप्स उस बर्फ़ की पूरी जो दीवार थी उस इमारत तक को तोड़ देती है, और वो इतना पावरफुल था। जब सूशे मरा था उसकी जितनी भी गोल्डन कोर में शक्ति थी और जितना भी उसकी स्ट्रेंथ थी वो सारी की सारी इस बीस्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये डेडली बीस्ट लोगों की सोल, लोगों की शक्ति चुराकर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करते थे। सूशे अब एक कॉप्स बन चुका था, लेकिन कॉप्स बनते हुए भी उसका एक मोटो था मरने से पहले, वो था फुयाओ यानी कि मिंग सेक्ट की तबाही। और अब भी उसे अपने आका के अंडर काम करना था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसके एक चीज़ थी, वो थी मिंग सेक्ट की तबाही। यहाँ पर डेडली बीस्ट तैयारी करते हैं कि वो अब बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं चेरी ब्लॉसम सेक्ट पे। वो अपना एक पूरा यंत्र यान निकालते हैं जहाँ पे उसकी पूरी कॉप्स की सेना, जिसमें ना जाने कितने लोग होंगे, और उसके बाद एक पूरे यंत्र में वो लोग बैठेंगे जिसमें डेडली बीस्ट और उसके साथ ना जाने कितने लोग होंगे। उसके साथ उसकी पावरफुल सेनापति, पावरफुल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वहाँ पर होंगे, और ना जाने कितने लोग जो उसकी बाकी की बटालियन को लीड करने वाले हैं वो भी उसके साथ जाएंगे। उसकी बटालियंस में ऐसे ऐसे यति थे जो कि इतने लंबे थे, उनकी हाइट ही 100 फीट लंबी थी, और अगर वो एक पैर किसी के ऊपर रख दें तो ह्यूमंस उसके सामने एकदम चींटी जैसे लगेंगे और 2 मिनट के अंदर अंदर कुचले जाएंगे। वो लोग इतने लंबे थे, 100 फुट लंबा इंसान 5 से 6 फुट या 7 फुट लंबे इंसानों को 2 मिनट में अपने पैर के नीचे दबा कर मार सकता है। उसके लिए बिल्कुल चिड़िया जैसे हम लोग लग रहे होंगे, या फिर कहा जाए तो एकदम छोटे से मकड़ी जैसे उसके सामने हम लग रहे होंगे, और ऐसे लोगों को वो 2 चुटकी में ख़त्म कर सकता था। वी चांग से जो था वो उसे अभी पता नहीं था कि क्या हो जाएगा आगे चल के। वो पूरे टाइम अपने बेटे वी वुजियान की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वी वुजियान बिल्कुल 18 साल की होने की कगार पे आ गया था। लेकिन एक दिन जब फुयाओ जो है वो चालाकी से लैन शिचन को वापस से उसके सेक्ट भेज देता है, जब उसने सुशी का काम निकलवा लिया था, और वो उससे कसम ले लेता है कि जो यहाँ पर हमारा चरण है वो किसी भी तरीके से लियांग झा को कोई भी सच्चाई ना बताए, और वो चिरन उसे वादा करता है कि वो लियांग झा को कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा। फुयाओ बहुत चालाकी से एक चाल चलता है, और वो चाल ऐसी होती है कि वो पूरी कोशिश करता है कि लियांग सेक्ट और वी सेक्ट आपस में एक दूसरे के जन्मों जन्मों के दुश्मन बन जाएं, कोई भी उनमें संधि की गुंजाइश ना रहे। और वो ऐसी घिनौनी चाल चलता है जिसके बाद कभी भी लियांग झा और वी वुजियान एक हो ही नहीं सकते थे जब तक गलत फहमियाँ मिटाई नहीं जाती। वो क्या करता है, वो वापस से वी सेक्ट जाता है चेरी ब्लॉसम। वहाँ पर
एक बार जब वी वुजियान और कांगसे सरन वी चांग से जब पूरे दिन का खाना खाने के बाद अपने रूम में सोने जाते हैं तो फू याओ चुपके से वी चांग से के रूम में चला जाता है। फू याओ पे सारे इतना भरोसा करते थे कि उसे कहीं भी जाने की मनाही नहीं होती थी। वी वुजियान को भी कहीं जाने की मनाही नहीं होती थी। तब वो वी सेक्ट चेरी ब्लॉसम सेक्ट के राजा की मोहर से एक उन्हीं के ऑफिशियल्स का खत लिखता है और उस खत को राजा की मोहर लगाकर वो छुपाकर अपने कपड़ों में ले जाता है। और वो खत वो और कहीं के लिए नहीं बल्कि अपने उल्लू और अपने कुछ खास चुनिंदा जो उसके लोग थे जिन पे वो यकीन कर सकता था उनके हाथों वो उस खत को लियांग सेक्ट में भेज देता है। और लियांग सेक्ट में वो खत और कोई नहीं बल्कि लवांगची पढ़ता है, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि वी चांग से जो है वो चाहते हैं कि लियांगछा का जो बड़ा ब्रदर है, मतलब लियांगछा के लिए उसका जो दोस्त उसके भाई समान है, वो लोग चाहते हैं कि लियांग शिचेन जो है उनके सेक्ट में जाएं। लियांगछा ये खत सुन के बहुत खुश था, लेकिन उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही थी कि वो उस सेक्ट में नहीं जा पा रहा अपने काम के चलते। लेकिन वो खुश था कि उसके भाई को इतने सम्मानपूर्वक वी चांगसे ने वहाँ बुलाया है और वो शिचेन को वहाँ पर भेज भी देता है। शिचेन जो कि इनोसेंट था वो कुछ नहीं बोल पाता और उसे खुशी थी कि इतने बड़े चेरी ब्लॉसम सेक्ट के एम्परर ने उसे बुलाया है तो वो कैसे ना जाए। वो वहाँ पर जाने की तैयारी करता है। वो पूरे के पूरे अपनी सारी चीज़ों को लेकर जिस द्वार से वो पहले आए थे वो उस द्वार से वहाँ से जाने की पूरी योजना बनाते हैं। शिचेन बहुत ज़्यादा खुश था। लवांगची बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ उसे रवाना करता है और शिचेन भी कहता है कि ज़रूर वहाँ से आते हुए मुझे पता है तुमने ये गिफ्ट्स भी वुजियान के लिए दिए हैं, मैं तुम्हारे होने वाले स्पाउस के बारे में तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगली बार लियांगछा जब भी हम वहाँ चेरी ब्लॉसम वी सेक्ट में जाएंगे तो वो टाइम तुम्हारी बारात का होगा। और देख लेना मेरे भाई, मुझसे ज़्यादा खुश ना कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी शादी में इतना डांस करूँगा कि देख लेना, तुमने कभी नहीं देखा होगा किसी को इतना खुश होते हुए जितना मैं हूँगा। लियांगछा जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस पर्सन था, लेकिन वो सिर्फ 2 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमोशंस थे। एक था वी वुजियान जो उसका होने वाला 9 टेल फॉक्स ओमेगा है, और एक लियांग शिचेन जिसने उसे बचपन से दोस्त बड़े भाई की तरह पाला है, पोसा है, साथ दिया है। एक थाली में दोनों ने खाया है, एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ युद्ध नीति सीखी है। उसका इतना बड़ा जो मतलब पार्ट है ना ज़िंदगी का, उसने शिचेन के साथ बिताया था। और लियांगछा जो है वो शिचेन को अपने बड़े भाई जैसा ही मानता था और वो कहता था कि जब भी मेरा अगला जन्म हो तो तुम मेरे अपने सगे भाई के रूप में आओ, ताकि मैं तुम्हारा कर्ज उतार सकूं, तुम्हारे अंडर रह सकूं, तुम्हारी सेवा कर सकूं और छोटे भाई का सारा कर्तव्य निभा सकूं। अभी मैं एक एम्परर हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, लेकिन भगवान मुझे ऐसे सेक्ट में पैदा करें जहाँ तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं झुक के वो करके तुम्हें आदर दूं। और लियांगछा की ये सच में दिली तमन्ना होती है, क्योंकि वो लोग रीबर्थ में बिलीव करते थे। यहाँ पर लियांगछा सच में चाहता था कि वक्त ऐसा है कि वो उसे प्रॉपर एक भाई की तरह सम्मान दे सके। लियांगछा की लियांग शिचेन को लेके अक्सर ये इच्छा रहा करती थी, और लियांग शिचेन जो थे वो लियांगछा के लिए हमेशा तत्पर खड़े होते थे। अभी जैसे ही वी चांगसे ने उन्हें बुलाया, उन्हें लग रहा था ये वी चांगसे सेक्ट ने उन्हें न्योता दिया है, बुलाया है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ना जाने ढेरों जो शादी की जो सामान थे और जितनी भी चीज़ें वो भेज सकते थे, उन्होंने एक से एक अच्छी चीज़ें खुद लियांगछा ने अपने हाथों से तैयार की। और उसमें मदद किसी और ने नहीं बल्कि लियांग शिचेन ने की, अपने भाई के लिए और अपने भाई की होने वाली ब्राइड या फिर कहें ग्रूम के लिए उन्होंने एक से एक चीज़ तैयार की थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वी चांगसे सेक्ट के पास जब वो जाएं, वो उनसे उनका एक लौता ओमेगा बच्चा मांगने जा रहे हैं तो वो खाली हाथ जाएं। वो उस सेक्ट को हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहते थे, जिस सेक्ट से वो उनकी सबसे बड़ी कीमती अमानत ले रहे थे। और बस यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करके लियांग शिचेन अलविदा लेते हैं। लियांगछा उन्हें गले से लगाता है और कहता है, ब्रदर मेरे वी का ख्याल रखना। शिचेन कहते हैं, लियांगछा तुम
दुनिया के लिए एम्परर हो, तुम मेरे लिए एम्परर हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे भाई जैसे हो। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तब भी मैं तुम्हारे प्यार को हर कीमत पे बचाऊंगा। वो ये बात बोलते हैं और लियांगझा कहते हैं, प्लीज़ ऐसी बात मत किया करो। आपको पता है मेरे पास माँ बाप नहीं हैं और मेरे पास आपके अलावा भी कोई नहीं है। आप नहीं हैं तो मुझे ये वर्ल्ड भी बिल्कुल नहीं चाहिए। लियांगझा ऐसी इमोशनल बातें करता है और उस भाई जैसे बड़े एल्डर ब्रदर को विदा करता है। वो उसके लिए माँ बाप दीन दुनिया भी थे। जब तक वी विजन उसकी ज़िंदगी में नहीं आया, हमेशा हर कर्तव्य शिचन ने निभाया था। शिचन वहाँ से जाता है और बहुत सारे गिफ्ट गाजे बाजों के साथ वो वी चांगसे के सेक्ट पहुँचता है। और जैसे ही वो वी चांगसे के सेक्ट पहुँचता है, उसे वहाँ पर ग्रीट करने कोई और नहीं बल्कि मिंग फुयाओ आता है। ये देखकर शिचन बहुत शॉक था कि यहाँ पर फुयाओ आया है। बट फुयाओ ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे शिचन को देख के ना जाने कितनी खुशी हुई हो। वो शिचन को कहता है कि जो मेरे अंकल हैं वी चांग से, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो तुम्हें लेने नहीं आ सके। उनका सेनापति तुम्हें अराइव करने नहीं आ पाया, इसलिए अंकल ने मुझ पर ट्रस्ट जताया और मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें रिसीव करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम अंकल के सेक्ट चलें, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ खान पान का इंतज़ार अंकल ने यहाँ करवाया है, तुम लोग कुछ कर लो, खा पी लो, क्योंकि तुम लोग बहुत दूर से आए हो। शिचन बहुत खुश थे और वो बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। वो बहुत ही प्यार से फुयाओ को हर गिफ्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि लियांगझा ने अपने हाथों से ये वी विजन के लिए भेजा है। उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था कि फुयाओ जो है वो लियांगझा को पसंद करता है और अंदर ही अंदर कितना सड़ रहा होगा। लेकिन फुयाओ चेहरे पे स्माइल रखता है और मन ही मन सोचता है, डोंट वरी, ये कभी भी वी विजन के पास नहीं पहुँचेगा, चाहे कितनी कीमती चीज़ें लियांगझा ने उसके लिए बनवाई हों, लेकिन लियांगझा एट द एंड उसका होना चाहिए। वो शिचन की वो सारी बातें सुनता है और वो मन ही मन गुस्से में होता है और वो मन ही मन सोचता है, वी विजन तुम्हें ये सारी चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। वहाँ पर वो सारी सेना को खान पान कराता है। खाने पीने के थोड़ी देर बाद ही उन सेना के सारों के गले में एकदम से कुछ चीज़ सी उठने लगती है। और जैसे ही वो चीज़ उठने लगती है, तब शिचन देखता है कि उसके सारे लोगों के गले में कुछ अजीब सा होने लगा है। सबके गले एकदम नीले और ग्रीन रंग के हो गए हैं और सारे के सारे वहाँ खून की उल्टियाँ A to Z करने लगे। हालांकि लियांग सेक्ट के लोगों का बहुत ज़्यादा शक्ति थी उन लोगों में, लेकिन अचानक से जो हमारा लियांग शिचन था, ये भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में नहीं आ पा रहा था। इसके साथ भी कुछ हुआ था और वो फुयाओ की तरफ देखता है और इसके मुंह से खून की उल्टी निकलती है और ये कहता है, क्या हुआ है? फुयाओ मुस्कुरा के कहता है, शिचन आई एम सॉरी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं तुमसे नहीं, मैं लियांगझा से प्यार करता हूँ। शिचन मुझे माफ़ करना, तुम बेवकूफ़ थे जो मुझसे प्यार करते रहे और मैं तुम्हारे ब्रदर को चाहता था, क्योंकि वो एम्परर है और तुम एम्परर नहीं हो। उसके पास शक्ति है, 7 रेनबो की शक्ति जो एक लेवते ड्रैगन के अंदर है, और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। और तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने मेरे लिए हर चीज़ मान ली। ओफो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, याद है शूशे, मैंने कितनी चालाकी से उसे निकलवाया। मरने से पहले मैं तुम्हें इतना हक तो दे ही सकता हूँ ना कि तुम्हें सच बता दूँ, ताकि मरने के बाद तुम्हें पता चले कि तुमने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है और तुम खुद को माफ़ ना कर पाओ। तुम्हें पता है शूशे को मैंने किसके पास भेजा है? शिचन का मुंह एकदम हरा होने लगता है। वो जहर सारे लोगों में फैल गया था और एक एक करके वहाँ पर लियांग सेक्ट के सारे सैनिक मरने लगे थे, क्योंकि वो जहर आधे घंटे बाद असर किया था। आधे घंटे तक किसी को पता ही नहीं चला था क्या चल रहा है, और जब सारे लोग खाना खा बैठे, आधे पौने घंटे बाद उस जहर ने अपना असर दिखाया। एक एक करके वहाँ पे सबके गले चोक हुए और ऑन द स्पॉट वो मरते गए। किसी को नहीं पता था ये कैसा जहर है, जो कि लोग बाग अगर जहर का पता हो तो एंटीडोट भी पता लगा लें, लेकिन खाने के पौने घंटे बाद ही इंसान मरता जाए तो उस जहर का पता इंसान कैसे लगाएगा। फुयाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने अपने खुद के सेक्ट के लिए गड्ढा खोद दिया है। तुम्हें पता है मैंने उसे डेडली बीस्ट के पास भेजा है, वही डेडली बीस्ट जिन्होंने एलियंस और मरमेड के पूरे सेक्ट को तबाह किया है। और तुम्हें पता है
तुमने आज़्काबान से शूशे को निकाला और उसके बाद शूशे को तुमने वहाँ भेजा, ये बात सबको पता होगी। और उसके बाद यहाँ पर जब तुम ये सारा सामान लेके आए हो तो लियांगझा को पता चलेगा कि वी चांगसे को ये सारी चीज़ पता चल गई कि तुमने उनके दुश्मन को डेडली बीस्ट के पास भेजा है और यहाँ पर वी चांगसे ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी कर दिया था और तुम्हें मार दिया। जैसे ही तुम मरोगे लियांगझा को एक धक्का लगेगा क्योंकि वो तुम्हें भाई मानता है और उसके बाद वो वी चांग से और वी वुशान से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। तुम्हारी मौत मेरे लिए एक विक्ट्री होगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पावरफुल सेक्ट मिंग सेक्ट है और उसका ओमेगा क्राउन प्रिंस मैं हूँ, मुझे वो शादी के लिए प्रपोज करेगा क्योंकि कोई भी ड्रैगन बिना अपनी जगह को बिना वारिस दिए एम्परर बन के नहीं रह सकता। और लियांगझा एक रेनबो ड्रैगन है, उसे अपनी सल्तनत को एक वारिस देना होगा और उसके बाद उसे मुझे चूज़ करना होगा। तुम कितने बेवकूफ़ हो शिचेन, तुम यहाँ आ गए, तुमने कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हें वी चांग से क्यों बुलाएंगे। उनके दामाद तुम नहीं लियांगझा हो। तुम कितने मंद बुद्धि हो और तुम्हारी इसी चीज़ का फ़ायदा मैंने उठाया। तुम्हारे लिखे हुए खत मैंने चोरी से भेजे हैं वी चांगसे के नाम से। तुम मर जाओगे, सब कुछ मेरा होगा। और वहाँ पर शिचेन बहुत ज़ोर से तड़पने लगता है। शिचेन अपनी तलवार निकालता है लेकिन जिन क्वांग्याओ वहाँ पर शिचेन का हाथ अपने एक खंजर से काट देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारना चाहोगे। और वो शिचेन की गर्दन पे अपनी उस खंजर को रखता है और उसकी गर्दन काट के एक साइड में फेंक देता है। शिचेन की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और दूर जाके गिरती है और शिचेन की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे बिट्रे के, वो भी उसके चेहरे जो उखड़ गया था, जो गर्दन उखड़ चुकी थी, और उसके चेहरे से धड़ाम गिरते हैं। और जिन ग्वांग्याओ के मुंह पर शिचेन की मौत, शिचेन की गर्दन कटने के खून के छींटे गिरे थे और वो स्माइल करते हुए कहता है, वी वुशियान वेट एंड वॉच। जो तुम्हारी तरफ लेते हैं और तुम्हें और लियांगझा को एक करना चाहते हैं, उन सबका यही हश्र होगा। और वो वहाँ मैड किंग की तरह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस के वहाँ पर वी वुशियान को कर्ज करता है। उसके सारे लोग धीरे धीरे करके एक एक बंदे को वहाँ पर जला देते हैं ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले कि यहाँ क्या हुआ था। और वो उन सारे गिफ्ट्स को वहाँ पर तबाह और जला देता है और उसके बाद अपने एक दूत को वो लियांगसेक्ट भेजता है जिसे ये बताना था कि वी चांगसे ने कितनी बेरहमी से उसके भाई जैसे लियांग शिचेन को कितनी बुरी मौत दी है, क्योंकि लियांग शिचेन ने वी चांगसे को उसके ही सेनापति को छुड़वाया आज़्काबान से और डेडली बीस्ट से हाथ मिला दिया। सिर्फ इस डाउट में वी चांगसे ने लियांगझा के ब्रदर, भाई, माँ बाप जैसे इंसान की जान ले ली। और यहाँ पर जैसे ही वो दूत लियांगझा के पास जाता है, लियांगझा इस खबर को लेके शॉक्ड हो जाता है, उसके पैर नम हो जाते हैं। उसका वो पिता माता की जगह जो शिचेन जैसा दोस्त था, जो भाई जैसा उसका दोस्त था, जिसे उसने अपना बड़ा भाई माना, जिसके नक्शे कदम पे वो चला, जिसने उसे इस पूरी ड्रैगन स्टोन का सम्राट बनाया, वी चांगसे ने धोखे से उसे बुलाकर जान से मार दिया। लियांगझा को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों में खून दौड़ पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने वाले होते हैं, लेकिन वो कसम खाता है कि जब तक वो पूरे वी सेक्ट को उखाड़ नहीं देगा, जब तक वो सबको मार नहीं देगा, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। और वो अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि वी चेरी ब्लॉसम सेक्ट पे हमले की तैयारी की जाए। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब देखेंगे फुयाओ कितनी गंदगी मचाएगा और क्या इन सब चीज़ों से फुयाओ बच पाएगा। क्या होगा जब डेडली बीस्ट का सामना वी वुशियान से होगा। क्या वी वुशियान अपने सेक्ट को बचा पाएगा। वी वुशियान किसे चूज़ करेगा, लियांगझा को जो उसकी फैमिली को मारने आया है, अपने प्यार को, या अपने पुत्र धर्म को। क्या वो अपने पेरेंट्स के
साथ जो भी हुआ, अपने सेक्ट के साथ जो भी हुआ उसे भूल पाएगा? क्या विभूषण को कभी पता चलेगा फूयाओं ने ये सब किया था? ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें, आपको आने वाली अपडेट्स ज़रूर मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कैसी लग रही है थ्रिलर स्टोरी। इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो आने वाले टाइम में ज़रूर सॉल्व होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, अपने माता पिता को टाइम दें, आदर दें और अपने छोटों को बहुत प्यार दें और हमेशा उनकी केयर करें कि वो किसी गलत संगति में ना पड़ें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।